तो हमने लास्ट लेक्चर में एकक कोष्टिका व क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने एकक कोष्टिकाओं में जो अवयवी कण कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके हिसाब से उन्हें हमने नाम दिया था, जैसे कि आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा जो था वो था अंतः एकक कोष्टिका, तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, और चौथा था अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। तो हमने 4 प्रकार की कोष्टिकाएं पढ़ ली थी। आद्य के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ कोनों पर उपस्थित थे, ठीक है। अंतः केंद्रित में मध्य में उपस्थित थे, और फलक केंद्रित में जो अवयवी कण थे वे कोनों पर व फलक के मध्य में, ठीक है। जो ये फलक है इस घन की, इसके मध्य में उपस्थित थे, ठीक है। कोनों पर तो थे ही, ठीक है। इन सब में कोनों पर तो उपस्थित है ही, उनके साथ किसी दूसरी में भी, मतलब दूसरी जगह पर भी ये उपस्थित है, ठीक है। और अंतः केंद्रित में किसी भी 2 आमने सामने की फलक पर ये उपस्थित हैं, ठीक है, अवयवी कण। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एकक कोष्टिकाएं जो हैं उनके अंदर हमने बात की थी। तो हमने जो एकक कोष्टिका के बारे में देखा, तो हमने एक एकक कोष्टिका ली जिसके अंदर हमने इसकी भुजाओं और इसके कोणों के बारे में हमने बात की थी। तो इसमें अगर आप ये वाला पॉइंट अगर मैं बनाती हूँ तो ये इस तरीके से है, इसकी तीनों भुजाएं, ठीक है। इसको मान सकते हो आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस दिशा में जो ये लंबाई है इसको हमने बोला था ए, यहाँ पर ये बी, और ये है क्या है सी। तो और ए के सामने वाले कोण को हमने अल्फा बोला था, बी के सामने वाले कोण को हमने बीटा, और इसको बोला था हमने गामा, ठीक है। तो ये तो हो गए इसकी भुजाएं कौन कौन सी हुई, ए बी और सी। कोण कौन कौन से हुए इनके बीच के, अल्फा बीटा गामा। तो ये भुजाओं में और कोण, इनके भुजाएं और इनके कोण, इनमें मतलब हम देख सकते हैं कि इनमें अगर हम चेंज करें तो हमें ये भी अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके आधार पर हमने जो क्रिस्टल तंत्र है, ये जो पूरा क्रिस्टल, समझने की कोशिश करो, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक क्रिस्टल जालक होता है वो कैसे फॉर्म होता है, छोटी छोटी एकक कोष्टिकाओं को मिलाने पर, ठीक है। ये अभी हम इसे एकदम ये है 3D में अगर हम बनाए तो ऐसे पीछे तक जा रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और उसी प्रकार से यही चीज़ है जो नीचे की तरफ भी आ रही है, ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे करके इसका निर्माण हुआ है। उसमें से हम यहाँ पे क्या है, एक जो ये एक इस यूनिट सेल, इस एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो अभी तक हमने देखा कि इसमें जो अब क्या होगा, इसमें अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो हमने क्या किया, पहले अवयवी कणों को देखा कि भाई कोने पर है या फलक पर है, उस आधार पर हमने एकक कोष्टिका को नाम दिया, ठीक है। इसके बाद ये पूरा क्रिस्टल जालक बन गया,
अब ये तो हो गया अवयवी कणों के उपस्थिति के आधार पर हमने फलक केंद्रित, आद्य केंद्रित और अंत्य केंद्रित इस प्रकार से हमने इसको विभाजित किया था। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल जालक है, ये पूरा क्रिस्टल जालक क्या है, एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं हम, ये पूरा क्या है, क्रिस्टल तंत्र। और जो क्रिस्टल तंत्र है ना, वो उसके भी प्रकार हैं कि ये 7 प्रकार का हो सकता है। अब ये प्रकार जो 7 प्रकार से हमने विभाजित किया है इसको, वो किस आधार पर किया है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि जो एक क्रिस्टल तंत्र है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 7 प्रकार का। किस आधार पर, ये हमने देखा कि हमने क्या लिया था, यहाँ पे भुजाएं ली थी ए, बी और सी। ठीक है, और हमने क्या लिए, कोण लिए, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अभी तक हमें इन अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी का मान नहीं पता। ठीक है, अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर 3 भुजाएं तो होती ही हैं। अब ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, हम यहाँ पर पूरा का पूरा इमेजिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये भुजाएं एक्चुअल में ये भुजाएं नहीं होती है, वास्तविकता में भुजाएं नहीं है। हम यहाँ पर अपनी गणनाओं को सरल करने के लिए यहाँ पर लाइन खींचते हैं 2 एटम्स के बीच में, इनके अरेंजमेंट के बीच में हम लाइन खींच के उसके अरेंजमेंट को देखते हैं कि भाई कौन सा एटम कहाँ उपस्थित है। ठीक है, इसलिए हमें इन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब 7 प्रकार की इस प्रकार से हो सकती है। मान लो कि ए बराबर बी बराबर सी है। ठीक है, और अल्फा इजिकल्स टू बीटा इजिकल्स टू गामा इजिकल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, और आप जानते हो कि कंडीशन किस में होती है, ये किसकी कंडीशन है, जब कोई चीज़ क्या हो, घनीय है। ठीक है, घनीय होती है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसे हम क्या बोलते हैं, घन। इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आपने देखा है कि कोई भी जो घन होता है उसकी क्या होती है, ये जो भुजाएं हैं, ये भुजा ये सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में कोण कितना होता है, सबके बीच में 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये सब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और हम जिसमें देख रहे हैं क्रिस्टल में, उसमें क्या होगा, यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होंगे इसके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घन। ठीक है, पहली प्रकार की हमें जो अरेंजमेंट मिला वो क्या मिला, हमें घनीय। ठीक है, दूसरा प्रकार हमें क्या देखने को मिल सकता है, दूसरा प्रकार हमें देखने को मिल सकता है कि इसमें ए इक्वल टू बी हो जो कि नॉट इक्वल टू सी हो। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो। ठीक है, और अल्फा, बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, द्विसमलंबाक्ष। एक बार मैं इसको दोबारा से बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला हमने बात की घनीय की। ठीक है, जिसमें ए भुजाएं जो थी वो बराबर थी, कोण भी क्या थे, 90 डिग्री के। ठीक है, दूसरी हमने बात की जिसमें हमने ए इक्वल टू बी था लेकिन नॉट इक्वल टू सी था, एक भुजा बराबर नहीं थी और कोण क्या थे, 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी जो हमने बात की वो हमने की कि तीनों भुजाएं ही बराबर नहीं है लेकिन कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, चौथी जो हमने बात की वो बात की है कि अल्फा ए इज इक्वल्स टू बी हो लेकिन नॉट इक्वल टू क्या हो, सी हो। यहाँ पर अल्फा बीटा तो हो 90 डिग्री लेकिन गामा जो हो वो क्या हो, 120 डिग्री। ठीक है, पांचवी जो है उसमें क्या है कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू तो सी है लेकिन अल्फा बीटा जो अल्फा और बीटा इज इक्वल्स टू गामा लेकिन वे 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और छठी जो कंडीशन है हमारी वो है कि
ये तीनों के तीनों भुजा समान ना हो और दो कोण 90 डिग्री के हों और तीसरा कोण जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वो कुछ भी हो सकता है पर 90 डिग्री नहीं हो सकता। सातवें में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा और गामा ये भी 90 डिग्री के इक्वल ना हो। अब यहाँ तक तो हमने इजीली बता दिया कि घन है, ठीक है। उसके बाद ये जो व्यवस्था होती है वे उसे बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। क्या बोलते हैं? द्विसमलंबाक्ष, ठीक है। इसको हम बोलेंगे विषम समलंबाक्ष, ठीक है। अब और जो चौथी वाली है वो है षटकोणीय, इसे बोलते हैं षटकोणीय, ठीक है। और जो हमारी पांचवी है वो है त्रिसमनताक्ष, ठीक है, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन, और इसको त्रिकोणीय भी बोलती हैं, ठीक है। और जो हमारी छठी है वो है एकंताक्ष, और जो सातवीं है वो है हमारी त्रिंताक्ष, ठीक है। अब एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की घनीय की। घनीय में क्या होगा भाई, घन वाली जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा, जिसे बोल सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है एक तरीके से। तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों जो कोण हैं वे हैं 90 डिग्री के। उसके बाद हमने बात की द्विसमलंबाक्ष की। इसमें क्या होगा कि कोण तो 90 डिग्री हैं, ठीक है, कोण तो 90 डिग्री हैं तीनों, लेकिन एक भुजा जो है वो बराबर नहीं है। विषम समलंबाक्ष में तीनों भुजाएं समान नहीं है जबकि कोण क्या है 90 डिग्री। षटकोणीय में क्या होगा कि एक भुजा बराबर नहीं होगी, दो भुजाएं बराबर होंगी। इसमें दो कोण 90 डिग्री के हैं और एक जो है वो है 120 डिग्री का, ठीक है। त्रिसमनताक्ष में क्या होगा कि तीनों भुजाएं बराबर हैं लेकिन एक कोण बराबर नहीं है। एकंताक्ष में क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है और एक कोण जो है, दो कोण तो 90 डिग्री के हैं और एक जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है। त्रिंताक्ष में क्या होता है, ये जो तीनों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती और तीनों ही कोण 90 डिग्री के नहीं होते। इसे हम बोलते हैं मोस्ट, जो बोलते हैं ना, जैसे सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होती है, ए सिमेट्रिक होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें क्या मिले, क्रिस्टल तंत्र मिला हमें, ठीक है, कि इस प्रकार से ये हो सकता है भुजाओं के अकॉर्डिंग, कि मतलब भुजाएं और अगर हम उनके कोणों को अलग कर दें तो हमें अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं। ये टोटल 7 प्रकार की हैं, 7 से ये और नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या है, 7 प्रकार की हैं। अब इनके अंदर हम देखते हैं कि एकक कोष्टिका कौन कौन सी आ सकती है, आद्य आ सकती है या फलक केंद्रित आ सकती है, तो वो सब अब हम बात करेंगे। जो घनीय व्यवस्था होती है, घनीय जो क्रिस्टल तंत्र होता है ना, उसमें चारों प्रकार की जो हमने एकक कोष्टिकाओं की बात की थी, अंत्य केंद्रित, आद्य केंद्रित और क्या फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित, ये सब की सब एकक कोष्टिकाएं घनीय में आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम द्विसमलंबाक्ष की बात करें तो इसमें आद्य व अंत्य केंद्रित मिल सकती हैं, ठीक है। देखिए आद्य तो सब में मिलेगी, देखो एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे हमने नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी घनीय की। घनीय में क्या होगा, आद्य चारों प्रकार की हमें एकक कोष्टिका देखने को मिल सकती है। आद्य मिल सकती है, फलक केंद्रित मिल सकती है, अंत्य देखने को मिलेगी और अंत्य देखने को मिलेगी, ठीक है। इनके आगे लिख लेना आप एकक कोष्टिका जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम द्विसमलंबाक्ष की बात करें, देखिए आद्य तो सब में ही मिलेगी। आद्य में क्या था, प्रिमिटिव, जो जिसके अंदर क्या होते हैं कि एटम जो हैं, परमाणु जो हैं, वो कहाँ पर उपस्थित हैं, वे हैं कोनों पर उपस्थित, ठीक है। ये तो आपको इन सब में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं आद्य तो तीनों में ही है।
यहाँ भी क्या आएगा, आद्य। उसके बाद द्विसमलंबाक्ष में एक जो देखने को मिलती है वो होती है अंतः केंद्रित। इसमें इसके अलावा ये देखने को मिल सकती है, बाकी फलक और ये इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, विषम समलंबाक्ष की बात करें तो एक मिनट, सॉरी, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे ये कि यहाँ पे अंतः केंद्रित देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे सिर्फ तीनों देखने को मिलती है, आद्य और फलक और अंतः। ठीक है, आद्य और अंत्य केंद्रित मिलेगी द्विसमलंबाक्ष में, और विषम समलंबाक्ष में आपको देखने को मिलेगी, इसमें इस वाले में आपको चारों के चारों देखने को मिलेगी, आद्य, फलक, अंत्य और आद्य। ठीक है, उसके बाद में जो षटकोणी है उसमें सिर्फ एक देखने को मिलती है, आद्य। त्रिसमन्ताक्ष में भी आपको एक देखने को मिलेगी, आद्य, और एकंताक्ष में भी आपको आद्य और एक जो होती है अंतः केंद्रित, ये आपको देखने को मिलेगी। त्रिंताक्ष में क्या, आपको सिर्फ आद्य देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपके क्लियर हुई कि हमने किस चीज़ की बात की और हम क्या बात कर रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रही हूँ, अब तक आपने जो भी देखा, हमने क्या बात की, हमने बात की कि क्रिस्टल जालक है। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब हम क्रिस्टलीय ठोस में क्या बात कर रहे हैं, अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित, हमें पता है इनकी व्यवस्था का जो क्रम है वो निश्चित होता है, वो किस प्रकार से निश्चित होता है, अब हम उसकी डीपली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। अब हमने क्या किया कि क्रिस्टलीय ठोस ले लिया, एक पार्ट ले लिया क्रिस्टलीय ठोस का। अब हम उसमें क्या देख रहे हैं, एटम्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, जो हमने पार्ट लिया उसको हमने बोला कि वो एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टल जाल है। क्रिस्टल जाल का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो बहुत सारी एकक कोशिकाओं से मिलकर जो हमें जाल मिला, जैसे कि मान लो ये इस प्रकार से कोई भी एकक कोशिका है। ठीक है, ये अवयवी कण है। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या हो गया कि यहाँ पे इसके ये जो है अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित है एकक कोशिका में। ऐसी एकक कोशिकाएं बहुत सारी मिल गई और उनके मिलने के बाद हमें क्या मिला, क्रिस्टल जाल मिला। क्या मिला, क्रिस्टल जालक। ठीक है, जिसे हमें बोला क्रिस्टल लैटिस मिली। अब जो ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है एकक कोशिकाओं में, वो भी कई प्रकार से हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, 4 प्रकार से देखा कि भाई आद्य हो सकता है कि सिर्फ कहाँ पर हो, कोनों पर। फलक हो सकता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसमें हो सकता है कोनों पर। और कोनों के साथ कहाँ पर हो सकता है, प्रत्येक फलक घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर अवयवी कण हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने बात की अंत्य केंद्रित की। इसमें क्या था, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण था वो उसके बिल्कुल सेंटर में भी था, कोनों के साथ साथ उस एकक कोशिका के मध्य में, उसके केंद्र में लिख लो, केंद्र में। ठीक है, अंत्य केंद्र में क्या था, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में 2 आमने सामने के फलक पर के मध्य में प्लस कोनों में। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये देख लिया। अब ये तो थी एकक कोशिका। उसके बाद हमने देखा कि एकक कोशिका जो हमने बनाई थी उसमें क्या था, उसका एकदम इस प्रकार से अरेंजमेंट था कि भाई हमने देखा कि 3D में हम जब देख रहे थे तो हमें ये इस प्रकार से दिखती है, जिसके अंदर क्या होता है, 3 तो भुजाएं होती है और हमें कोण मिलते हैं देखने को, ABC, अल्फा, बीटा और गामा। तो हमने देखा कि इनमें भी परिवर्तन मिल सकता है कि भाई पूरे क्रिस्टल में जो है ABC तीनों भुजाएं बराबर हो या फिर एक भुजा बराबर ना हो। इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल में ये बनी हुई हो। देखो इस प्रकार से कि भाई ऐसे बोला कि मान लो ये है, लेकिन तीसरी भुजा जो इनके बराबर नहीं हो, वो थोड़ी सी लंबी है, इस प्रकार से थोड़ी सी, ये छोटी भी मान सकते हो कि छोटी हो। ठीक है, इस प्रकार से हमें मिल रहे हैं, ये एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से है।
और ये जो था कि भाई ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये किस में था, लेकिन इनके कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो ये हमने देखा था कि ये द्विसमलंबाक्ष में था। तो उस प्रकार से हमने देखा कि जो क्रिस्टल तंत्र है वो 7 प्रकार का हो सकता है, जिसके अंदर हमने देखा कि घनीय भी हो सकता है, वो द्विसमलंबाक्ष भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, घनीय हो सकता है, घनीय हो सकता है, द्विसमलंबाक्ष हो सकता है, विषम समलंबाक्ष हो सकता है, षटकोणीय हो सकता है, त्रिसमन्ताक्ष हो सकता है, एकंताक्ष हो सकता है और त्रिंताक्ष हो सकता है। इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, 7 प्रकार के हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अंदर एकक कोष्टिका किस प्रकार की आएगी, वो देखिए, आद्य एकक कोष्टिका तो सब में होगी भाई, कोनों पर तो सब में प्रेजेंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन बाकी की जो एकक कोष्टिकाएं हैं वे आपको इन सातों के सातों क्रिस्टल तंत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस प्रकार से अरेंज होंगे ये डिपेंड करेगा उस क्रिस्टल तंत्र पर। ठीक है, तो ठीक है, तो बच्चों हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात कर रहे थे। जिनमें हमने त्रिविमीय वर्गीय के बारे में पढ़ लिया था, निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ लिया था, और हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा जो इसमें टाइप होता है वो होता है घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब हम इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों में हम अवयवी कण को किस प्रकार से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम HCP भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जो हमने षटकोणीय द्विविमीय में जो नीचे की परत ली थी A, ठीक है, इस प्रकार से जो ये परत है, ठीक है, इस तरीके से परत होगी, ये हमने परत ली थी उसके अंदर। द्विविमीय जो षटकोणीय में हमने परत ली थी ये, ठीक है, इसको हम इस पूरी परत को मान रहे हैं A। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें परत रखनी है, हम किस में देख रहे हैं, 3D में बना रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम जो लेयर लेंगे उसके अंदर हम एटम्स को ले रहे हैं, इनकी जो एक गर्त बन रही है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ले रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम गोलों को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है इसके ऊपर की परत, जो कि पहले परत के जो गोले हैं उनकी जो ये उनके अवनमनों, मतलब जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से ये एक रिक्त स्थान बना हुआ था, उसके ऊपर हमने एक गोला रख दिया। अब देखिए एक बात और यहाँ पे समझने की है कि मान लीजिए हम इस तरीके से कोई गोला बना रहे हैं। ठीक है, ये है एक लाइन, अब नीचे वाली लाइन में जब हमने यहाँ पे एक गोला रखा तो यहाँ पे एक रिक्ति बनी है, यहाँ पर क्या है, एक रिक्तिका। इस रिक्तिका को हम बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तिका। ठीक है, और अगर मैं अब इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर, ये मान लो ये गोला है, ये बन गई त्रिकोणीय रिक्तिका, अब मैं इसके ऊपर एक गोला रख दूं, ये गोला जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, इस तरीके से ये रख दिया, तो अब जो बनने वाली रिक्तिका है उसे हम नाम देते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या बोलते हैं उसको, चतुष्फलकीय रिक्तिका।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये गोला मैंने इसके ऊपर रखा है तो यहाँ पे क्या बन गई है, चतुष्फलकीय रिक्तिका बन गई है अभी ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे के पूरे गोलों को अरेंज किया है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गए। अब आप इसमें देख सकते हैं एक चीज़, ठीक है, ये मैं बनाती जा रही हूँ, ये लेयर बन गई, ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, आपको इसमें बिल्कुल समझ में नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक तरीके से कम गोले लेके आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले नीचे वाली लेयर थी जिसको हमने बोला ए, ठीक है। ये थी हमारी पहली वाली लेयर जिसमें हमने गोलों को इस प्रकार से अरेंज किया था, ठीक है, ठीक है। ये थी हमारी ए। अब हमने बी जो लेयर बनाई है वो क्या की है, हमने यहाँ इस तरीके से इनके जो रिक्तिका बनी है, त्रिकोणीय रिक्तिका, यहाँ पर हमने गोलों को इस प्रकार से अरेंज किया है, ठीक है, इनकी गर्त में, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने देखा कि जब हमने त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर एक एटम रखा तो क्या बनी वहाँ पे, टेट्रागोनल, मतलब बोलते हैं वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्रकार की रिक्तिका होती है, अष्टफलकीय रिक्तिका। क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तिका। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका निर्माण होता है कि जब हम ये 3 गोले ले लिए, ये 3 गोले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक गोला इस प्रकार है, दूसरा गोला इस प्रकार है और तीसरा गोला इस प्रकार है, ठीक है। ये जो अब रिक्ति बनेगी वो क्या बनेगी, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये अरेंजमेंट, इन गोलों को मैं दूर दूर कर देती हूँ, फिर 2 गोले इधर है और एक गोला इधर आया, इस प्रकार से। यहाँ जो स्पेस बनेगा, आप लोगों के पास अगर बुक हो तो आप उसमें ये देखने की कोशिश करना, डायग्राम आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार से ये अरेंज है, ठीक है। ये बनाया, ये तो बनती है चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गोले हैं इस प्रकार से गर्तों में है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने रखा एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये, फिर आया एक ये और एक ये। तो आप देख सकते हैं जो ये गोला और ये गोला और नीचे के जो 3 गोले हैं इस प्रकार से, समझ में आया, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये तो नीचे के गोले और ये जो हमने ऊपर रखे हैं वो गोले, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। तो आप देख सकते हैं कि HCP मतलब जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, उसमें क्या हम 2 प्रकार की रिक्तियां देख सकते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। हमें 2 प्रकार की रिक्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमने ये लेयर रख दी, अब क्या करेंगे, हमने इस लेयर को हमने बोला बी। अब हम जो इसके ऊपर गोले रखेंगे वो एग्जैक्टली ए के समान होंगे, ठीक है। अब जो तीसरी लेयर आएगी ना वो बिल्कुल ए के समान होगी। मैं आप लोगों के पास अगर NCERT बुक हो तो आप प्लीज़ एक बार ये सॉलिड चैप्टर वाले सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें आप ये डायग्राम एक बार देख लें और साथ के साथ इस चैप्टर को वहाँ से पढ़ते हुए चलें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये 2 प्रकार की रिक्तियाँ इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें ए टाइप की लेयर मिली। पहले जो ए लेयर थी उसकी गर्तों में हमने क्या रखे हैं, गोले रखे, पूरा अरेंजमेंट इस प्रकार से किया, ठीक है। फिर उसके ऊपर जब हमने दोबारा ए लेयर रखी है, ठीक है, सेम वही, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं था कि हमने जो गर्तों में गोले रखे बी में तो उसने सारे गर्तों को भर दिया होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप डायग्राम पूरा अच्छे से बनाओगे, प्रॉपर तरीके से आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ गर्त रह जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो दूसरे वाला जो हम देखेंगे ना, अभी ये तो हमने षटकोणीय की बात की, जब हम घनी की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से उन्हें हम भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप इसकी उपसय संयोजन संख्या की बात करें, उपसय संयोजन संख्या की बात करें तो वो कितनी होती है, यहाँ पे 12 होती है।
एक जो एटम है वो 12 को टच करता है। ठीक है, अगर आप एक एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो तो वो 12 को टच करता है। ठीक है, इसके ऊपर, इसके नीचे, तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, 12 एटम को टच करेगा। आप जब बना के देखोगे, बना के क्या मतलब, आपकी जो बुक में दिया हुआ है आप उसमें ये देखने की कोशिश करना। ठीक है, मैं डायग्राम अभी आपको इस पे नहीं बना के बता पाऊंगी, तो आप क्या है कि आपकी नोटबुक के अंदर जो चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर आप देखना इस चीज़ को। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है इसका 12 होता है। और इसकी अगर हम देखें ना कि सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर सबसे अच्छी जो क्रैकिंग फ्रैक्शन माना जाता है क्रिस्टलीय ठोस में, वो एचसीपी का और जो घनी है उसको सीसीपी बोलते हैं, सीसीपी या एफसीसी। ठीक है, इनका माना जाता है कि इनके अंदर सबसे अच्छा अरेंजमेंट होता है। इनकी जो संकुलन क्षमता है वो 74% तक होती है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स, आपने देखा है कि हम किस तरीके से गर्तों में मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, मतलब हम उसमें मिनिमम जो रिक्तियाँ हैं वो कम, मतलब जो रिक्तियाँ हैं उनको कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ठीक है, तो आप परफेक्टली क्रिस्टल तो नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं, घनीय, निबिड़ संकुलन, सीसीपी या एफसीसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इस प्रकार से ए लेयर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने ले ली है ए लेयर। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो हमने बी लेयर रखी है वो इस प्रकार से रखी है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमने ये रखी है। ये है हमारी बी लेयर। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी के 3 इस तरीके से मैं ये मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे बना के बता रही हूँ। मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके हैं, ए के। ठीक है, अब इसके ऊपर ये है बी के मॉलिक्यूल। आपको समझ में यार, एक सेकेंड, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाले 2। अब ये अगर ए लेयर के एटम्स हैं और ये बी के हैं, तो अब जो हम सी के एटम रखेंगे, वो हम रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, हमने अब जो ए लेयर थी उसको रिपीट नहीं किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पर एक सी नई परत बनाई है, जो कि किनके बीच में रखी गई है, इस प्रकार से रखी गई है। वो एक मिनट, तो मैं आपको एक बार मिटा के अच्छे से बना के बताती हूँ, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, इस प्रकार से मान लो मैंने ए लेयर ले ली, ए की ये वाली लेयर मैंने ले ली है एक, मान लेते हैं हम इस प्रकार से गोले अरेंज है इसके अंदर, जैसे से षटकोण बनता है। तो हमने ये ले ली, मान लीजिए हम ये ए परत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी परत के गोलों को इस तरीके से गर्त में रखा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये बी लेयर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये वाली गर्त भरी, ये वाली गर्त यहाँ पे भर गई है, लेकिन ये वाली और ये वाली अभी भी खाली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एग्जैक्ट इस पॉइंट के नीचे हमने किसके, सी परत के गोले को
रखा है इस प्रकार से। ये कौन सी है? सी परत। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अगर हम इसको एकदम से बना के देखें तो हमने ये किया है, ये है ए परत हमारी, ठीक है। हमने क्या किया, बी परत बनाने के लिए हमने इस प्रकार से बी को रखा, ये है बी, ये है ए, और इस प्रकार से है ये सी। ठीक है, हमने इन्हें दूसरे वाले गर्त भरे हैं। ठीक है, तो आप ये पूरा अरेंजमेंट जब देखेंगे उस क्वेश्चन में तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीके से जूम करके बता दिया। फिर वापस से कौन सी परत आ जाएगी? ए परत आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला? ए बी सी टाइप, इसे हम बोलते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, एफसीसी या एससीसी। इसमें क्या होती है, हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलेंगी। चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। इनकी अगर हम संकुलन क्षमता की बात करें तो वो होती है बिल्कुल एचसीपी के समान 74% होती है। और इनकी उपसंयोजन संख्या की अगर हम बात करें तो वो भी कितनी होती है? 12। ठीक है, 12 होती है। तो हम यहाँ पे ये सब बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझा दूंगी। ठीक है, तो आप इसको क्या है कि अपने साथ साथ बुक से भी आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, वहाँ पे क्या है, डायग्राम थोड़े क्लियरली दिए हुए हैं तो आपके वो चीज़ क्या है, समझ में अच्छे तरीके से आएगी। मैं प्रॉपरली यहाँ पे डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में देखते हैं। देखिए, तो अभी तक हमने जितने भी संकुलन जो निबिड़ संकुलन पढ़े उनके अंदर हमने देखा कि जो त्रिवियम में जो होता है अरेंजमेंट वही रियलिस्टिक है हमारे लिए। तो इसमें हमने देखा कि जो वर्गीय था, ठीक है, और देखा हमने इसके अंदर षटकोणीय और एक देखा हमने घनीय। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्गीय के अंदर तो हमें क्या है, जो षटकोणीय था उसमें हमने 2 प्रकार की रिक्तियां देखने को मिली। उसमें एक थी चतुष्फलकीय रिक्तिका, दूसरी जो हमें मिली वो मिली अष्टफलकीय। अब इनकी क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि किसमें कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो सकती हैं और अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ हो सकती हैं किसी भी निबिड़ संकुल, किसी भी पैकिंग मतलब किसी भी लैटिस में। तो जो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है, मान लो किसी भी, अगर तो आपने किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी क्रिस्टल जालक में उसके जो परमाणु की संख्या होती है उसमें उसके उस परमाणु की संख्या को अगर हम n मानते हैं तो इस n के बराबर ही होती हैं उसमें अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है, या एककोष्टिका के अंदर। ठीक है, और इस परमाणु की संख्या की दुगनी होती है उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, ये होता है, दुगनी तो होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका और उस परमाणु की संख्या के बराबर होती है अष्टफलकीय। तो अब हम बात करते हैं संकुलन क्षमता की। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण उपस्थित होते हैं और उन अवयवी कण में हमने अभी देखा कि उनमें क्या होता है, मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं। ठीक है,
रिक्त स्थान होता है। तो जितने पोर्शन में अवयवीकरण उपस्थित हैं अच्छी तरीके से, मतलब निबिड़ संकुलन जो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको उसकी संकुलन क्षमता बोला जाता है। ठीक है, तो संकुलन क्षमता हम किस प्रकार से निकालते हैं? इक्वल टू, हमें पता है कि हम क्या अवयवीकरणों को क्या मान रहे हैं? गोला मान रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या माना है? एक कोष्टिका को इस तरीके से एक घनीय संरचना माना है। ठीक है, तो घनीय संरचना है और ये 3D में है, तो हम इसका आयतन लेंगे। ठीक है, आयतन लेंगे तो आयतन क्या होता है किसी भी घन का? ए क्यूब। ठीक है, मान लें हम इसकी भुजाएं जो हैं वो तीनों क्या हैं? बराबर हैं घन की, ए, तो ए क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। और उसमें अवयवी कण कितने उपस्थित हैं? तो वो किस प्रकार से उपस्थित है? गोलों के आकार से। ठीक है, गोले हैं, तो गोलों का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब कितने गोले हैं? कितने गोले हैं का मतलब क्या? कितने परमाणु हैं उसके अंदर? ठीक है, तो अगर वो FCC फलक केंद्रित है तो 4 हो जाएंगे, अगर वह अंत्य केंद्रित है तो 2 हो जाएंगे। हमने निकाल के देखे तो हमने क्या बोल देते? परमाणु की संख्या को हम यहाँ पे Z से डिनोट करें। क्या है? परमाणु की संख्या। ठीक है, गोले का आयतन डिवाइडेड बाय पूरे घन का आयतन इंटू 100, तो ये हो जाएगी उसकी संकुलन क्षमता। ठीक है, ये होता है संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हम किसी भी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता, या फिर आप बोल सकते हैं क्रिस्टल जाली की संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाल सकते हैं? उसके परमाणु की संख्या डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन डिवाइडेड बाय पूरे घन का आयतन इंटू 100। कैसे? ठीक है, गोले का आयतन की संख्या घन का आयतन इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं हम संकुलन क्षमता। अब हम एक एक में संकुलन क्षमता निकालेंगे। जैसे हमने पढ़ा था, आद्य एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित में एकक कोष्टिका, तीसरा था अंत्य केंद्रित। ठीक है, और चौथा था अंत्य केंद्रित। ठीक है, इसकी हम इतनी बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये संरचना इतनी जनरली नहीं देखी जाती है, तो हम तीनों में पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इससे पहले हमें थोड़े से पैरामीटर्स पता होना ज़रूरी है। कौन कौन से पैरामीटर? एक तो अगर हम किसी भी अवयवी कण को गोला मान रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर त्रिज्या होगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या है a, और हमने क्या माना है? एकक कोष्टिका को इस प्रकार से घन के रूप में। ठीक है, तो ये जो है ये कितनी होगी? a, ये कितनी होगी? a, ये भी a है। ठीक है, अब क्या है? गोले इस प्रकार से ये अरेंज है। ठीक है, इस प्रकार से अरेंज है, तो ये R होगी, ये R होगी। अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं गोले, तो हम कह सकते हैं A = 2R हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम निकालते हैं संकुलन क्षमता। ये चीज़ तो हमने समझ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल आद्य एकक कोष्टिका की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई इसमें हमने देखा था कि जो एटम होते हैं वे कोने पर उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से ये ऐसे टच करे हुए पीछे आगे इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि एक डंडा लिया, उसमें इस तरीके से बताने की कोशिश की कि 2 गोले हैं और इसकी लंबाई कितनी है? a, और यहाँ पे क्या है? r।
तो हम बोल सकते हैं इनकी भुजा के और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, a इजिकल्स टू 2r हो गया। और संकुलन क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, तो मैं इसे PF से दर्शा रही हूँ, ठीक है। और अगर हम इसमें परमाणु Z निकालें तो Z क्या होता है इसके अंदर 1, आधे की कोष्टिका में Z इजिकल्स टू होता है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 4/3 पाई आर क्यूब, चार बटे तीन पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब हमने देखा कि जो a है वो 2r के बराबर है, इंटू 100 कर लेंगे, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2r का क्यूब, 100, इसकी चीज़ इसका कैलकुलेट करोगे तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4/8 दिया 24 पाई, ये नीचे आया क्यूब 8 हो गया, 2 पाई/6। और पाई/की 6 की वैल्यू जो आएगी 3.4 डिवाइडेड बाई 6 आप करके देखोगे, इंटू 100 भी है साथ में, ठीक है। तो ये लगभग 56% के समथिंग आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 56 के समथिंग आपकी ये जो वैल्यू आएगी, तो ये इसकी क्या आ गई है, पैकिंग फ्रैक्शन आ गई, किसके लिए, आध्ययिक कोष्टिका के लिए, ठीक है। तो अगर किसी क्रिस्टल में आध्ययिक कोष्टिका उपस्थित है तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, 56%। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित की। पहले हम अंतः केंद्रित की बात कर लेते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। अब किस प्रकार से बनाते हैं हम, इसमें क्या होता है कि तो हमने कोने पर गोले बनाए, ठीक है, ये एक दूसरे को टच कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बीच में हमने एक एटम डाल दिया, इस प्रकार से बीच में एक एटम होता है, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाता है। तो उस स्पेस की वैल्यू तो हमने पता नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें इस तरीके से देखें, रिलेशन देखें अगर इसमें ए और बी का, तो हम देखते हैं कि ये वाला गोला और इसके बीच का गोला और ये वाला गोला, इस प्रकार से ये जो अंदर इसके जो विकर्ण हैं, ठीक है, इस विकर्ण पे तीनों गोले इस प्रकार से उपस्थित होते हैं अंदर वाले विकर्ण पे, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो विकर्ण है इस पे क्या होता है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आर हो गई, 4r इजिकल्स टू। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं अंतः केंद्रित पर किसी घन का विकर्ण निकालती हूँ तो किस प्रकार से आएगा, ये विकर्ण है, ये A है, ठीक है, इस प्रकार से ये त्रिभुज है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें ये A है और ये नीचे वाला जो है वो किस प्रकार से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये वाले ये A है और ये है, तो कितना हो जाएगा √2a, ठीक है। ये इस प्रकार से निकाला है, कर्ण का स्क्वायर इजिकल्स टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है a² प्लस a², कर्ण का स्क्वायर कर लो इसे, ठीक है। तो ये आ गया 2 4, वो लगाएंगे तो ये आ जाएगा √2a, ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया √2a। तो ये जो वैल्यू आई ये हमें निकालनी है। अब इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें तो कौन सा कर्ण है, ये वाला, ठीक है। और ये हमने अभी अभी यहाँ से निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा √2a। तो उसी प्रकार से हम इसमें निकालेंगे, इसमें अगर हम निकालेंगे तो किस प्रकार से, a² प्लस √2a का
होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। ये है कर्ण का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a4 वही, तो ये आ जाएगा √3a। तो हमें इस बीच वाले की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, जो कि है √3a, ठीक है। इस प्रकार से ये था। तो ये आ गया, कितना आ गया, r, ये तो आधा ही गोला आ रहा है ना इसमें, तो ये r इसकी r, तो ये आ जाएगा 4r = √3a। ये इस प्रकार से पूरे गोले इसके अंदर नहीं है, देखिए आप इस डायग्राम में अच्छे से देखिए इसको, ये आ रहा है कर्ण, ये आ रहा है इस प्रकार से, ये सेंटर वाला गोला, फिर ये गोला, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आधी, ये वाली त्रिज्या नहीं होगी इसकी, सिर्फ ये वाली r, इसकी ये पूरी व्यास जो होगा वो होगा r और ये r, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया 4r = √3a। तो r = क्या हो जाएगा, √3a/4, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे इसका, तो पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला आपको पता ही है। अंतकेंद्रित के लिए परिमाण z = होता है वो 2 होता है, ठीक है, 2 × बीच में है, और कोनों का 1 + 1 2, 4/3 πr³ × 100 / a³। रिलेशन हमने देख ही लिया, √3a = कितना था, 4r था, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, रिलेशन हमने निकाला तो आया 4r √3^3, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 68% के समथिंग आएगी, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या होगा, इससे r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक √3 होगा। तो वो आप सब कैलकुलेट करना जानते होगे इतना सा, तो आप ये कर लेना, इसकी वैल्यू 68% आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की ये है फलक, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोने पर एटम प्रेजेंट होते हैं और फलक पर, ठीक है। तो इस तरीके से फलक पर एक एटम इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसमें से खींचे तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये कितना आएगा, √2 है। यहाँ पर √2a = क्या है, 4r है, ये r, ये r, ये r और ये r, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये फलक बनाया है इसका, तो ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, ऐसे बीच में ये एक एटम है, ठीक है। तो ये हो गया r = ये हो गया। पैकिंग फ्रिक्शन इसका निकालेंगे तो z हमें पता है 4 होता है, 4/3 πr³ × 100 a³। तो a³ क्या है यहाँ पे, 4r / √2^3, ठीक है। इसी प्रकार से 4r से 4r कैंसिल हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई यहाँ पर है ही अभी, 4 से 4, 4 से 4, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 74%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया है, ठीक है। एक बार आप इसे नोटबुक से इसकी थियोरी पढ़ लेना, तो आपको क्या है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, ठीक है।